हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। दिल्ली में कपकपाती ठंड बहुत परेशान कर रही है। आज शनिवार का दिन है 21 दिसंबर और अभी सुबह के 4 बजे हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश की एक टूर में निकलने वाले हैं और इस बार हम जा रहे हैं धर्मशाला के पास एक छोटा सा गांव खनियारा। हर साल हम लगभग एक बार यहाँ जाने की कोशिश करते ही हैं और फ़िलहाल हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन रास्ते में हम श्री ज्वाला जी का भी दर्शन करते हुए चलेंगे। ज्वालामुखी मंदिर खनियारा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ दर्शन करके हम आगे निकल जाएंगे। चलते चलते सारे डिटेल्स हम आपको बताएंगे। हम घर से सुबह 6 बजे निकले थे। यहाँ मुरथाल में हॉल्ट किया है चाय और कॉफ़ी पीने के लिए। हमारे साथ हमारे एक फैमिली फ्रेंड शुभमॉय और उसकी वाइफ और बेटा भी शामिल है। स्कॉर्पियो एन के अंदर 6 जन, बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी सुबह के 10 बज गए हैं और हम यहाँ ब्रेकफास्ट हॉल्ट के लिए रुके हैं। यहाँ सागर रत्ना चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है और इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करेंगे। साउथ इंडियन तो सबको बहुत ही पसंद है। डोसा इडली के साथ चाय कॉफ़ी और मेदू वड़ा, ये हम सबका फेवरेट है और हेल्दी भी। ब्रेकफास्ट के बाद अपनी यात्रा हमने शुरू कर दिया है। यहाँ से अंबाला, उसके बाद ऊना सिटी, एम्ब क्रॉस करके हम धीरे धीरे पहाड़ की तरफ चलेंगे और ज्वाला जी का दर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर एक शक्तिपीठ है और यहाँ सती माता की जीभ गिरी थी। लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ज्वालामुखी से धर्मशाला लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और खनियारा लगभग 8 से 9 किलोमीटर धर्मशाला से दूर है। खनियारा एक छोटा सा गांव है लेकिन बहुत ही सुंदर और भव्य। वहाँ हम एक होम स्टे बंगलो में रहेंगे जिसका नाम है हिल स्ट्रीम कॉटेज। ये आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा का गेट है। यहाँ गाड़ियों की कतार लगी हुई है और हम यहाँ लगभग 1 घंटे से फंसे हुए हैं। आज इनका शायद कोई पर्व होगा और यहाँ बहुत लंबी एक प्रोसेशन भी चल रही है जिसकी वजह से रास्ता बंद कर दिए गए हैं और सारी गाड़ियाँ, इनफैक्ट सारे ट्रैफिक यहाँ पर फंस गए हैं। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा पंजाब की एक बहुत बड़ी गुरुद्वारा है और आगे बढ़ने से हमें गुरुद्वारा भी दिखाई देगा। ये प्रोसेशन भी कितना सुंदर है, पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा। জুম করে না একটু আগে ছাড়ুন হ্যাঁ। अभी हम नया नंगल क्षेत्र से गुज़र रहे हैं और हमारे राइट साइड में एक कनाल है और ये कनाल नया नंगल डैम से निकला है। नया नंगल डैम।
अभी हम पंजाब से धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश की ओर जाएंगे और ये है हिमाचल प्रदेश का गेट। यहाँ एंट्री पॉइंट में एक टैक्स देना पड़ता है 100 रुपीज़ अर्थात 100 रुपये का। अभी हम ऊना शहर से गुज़र रहे हैं। हिमाचल का ऊना एक मझले साइज़ का शहर है और कुछ महीने पहले दिल्ली से ऊना शहर तक वंदे भारत ट्रेन सर्विस की शुरुआत की गई थी। हिमाचल प्रदेश की लैंडस्केप बहुत ही सुंदर है, लेकिन इस वक्त सर्दी का मौसम होने की वजह से थोड़ा रूखा सूखा लग रहा है। रास्ते के दोनों तरफ खेती-बाड़ी तथा गांव और रोज़मर्रा की जनजीवन देखते देखते हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा ही लग रहा है। यहाँ हवा भी साफ़ है और धूप भी अच्छी निकली हुई है। ऊना के बाद एम्ब भी एक छोटा सा शहर है और इस शहर को क्रॉस करने के बाद रास्ता धीरे धीरे पहाड़ की ओर बढ़ने लगता है। हम पहाड़ के रास्ते से जा रहे हैं। सूर्यास्त का समय भी आ चुका है और सूरज का ताप पहले से काफ़ी कम हो चुका है। इस वक्त पहाड़ का रूप कुछ अलग ही हो जाता है। ज्वालामुखी मंदिर में माता रानी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ माता की पूजा 7 ज्योति या शिखा के रूप में की जाती है। किसी को पता नहीं है कि ये शिखाएं कब से प्रकट हुई हैं। कहते हैं कि एक बार योग गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचे और माता ने उनको आहार करने का निमंत्रण दिया, लेकिन मंदिर में पशु बलि होने की वजह से योग गुरु ने मना कर दिया। जब माता ने निवेदन किया तब योग गुरु भिक्षा के रूप में अन्न लाने के लिए निकल गए। माता ने पानी को गर्म किया और इस कुंड को गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है, लेकिन योग गुरु गोरखनाथ वापस नहीं आए। कहते हैं कि आज भी माता उनका इंतज़ार कर रही हैं। हर साल संक्रांति में यहाँ खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है। प्रसाद के रूप में खिचड़ी वितरित किया जाता है। पहाड़ का दृश्य देखते देखते हम धीरे धीरे ज्वालामुखी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त सूर्य देव भी कुछ अलग ही रूप में दिखाई दे रहे हैं। मंदिर को केंद्र करके ज्वालामुखी शहर बना हुआ है। मंदिर में आरती का समय शाम को 6 से 7 बजे है और इस वक्त कपाट बंद कर दिया जाता है। सभी श्रद्धालु उस वक्त लाइन बनाकर इंतज़ार करते हैं दर्शन के लिए और हम भी इसी लाइन में लग गए। यह छत्र सम्राट अकबर ने मंदिर में चढ़ाया था। माँ ज्वाला जी मंदिर अब शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम खनियारा में अपने होम स्टे में पहुंच गए हैं। यहाँ जोगिंदर जी और निर्मला ये यहाँ के केयर टेकर्स बन गई। मैं वीडियो बना रही हूँ जोगिंदर जी, वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, बढ़िया। इस वक्त मैं कॉटेज की लॉन और गार्डन में हूँ। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और सुंदर है। बाहर बहुत ठंड है, इसलिए बहुत ज़्यादा देर हम बाहर नहीं रह पाएंगे, लेकिन जब हम गर्मी के समय आते हैं तब हम घंटों यहीं पर बिता देते हैं और इस वरांडा में बैठकर हमारा समय बीत जाता है। नीचे धर्मशाला शहर झिलमिला रहा है। सुबह का दृश्य कल सुबह आपको दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम खनियारा। कल रात हम यहाँ आए थे
और रात में बहुत ठंड थी, लेकिन अब सूरज के निकलने से ठंड कम है और सूरज की रोशनी भी धीरे धीरे तेज़ हो रही है। सर्दियों में दिल्ली में ये नज़ारा तो बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ के स्वच्छ पर्यावरण में सांस लेते लेते हमारे लंग्स तो कुछ हद तक साफ हो ही जाएंगे। दिन के समय इस बंगलों को देखिए, हम यही रह रहे हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बंगलो है जिसके अंदर 3 रूम हैं और 3 फैमिलीज़ को इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। इस पौधे को देखिए, इसको ऑरोकेरिया कहते हैं, जिसे क्रिसमस ट्री के रूप में सजाया जाता है। यहाँ से आसपास का नज़ारा देखिए, कितना सुंदर है। यहाँ आपको हरे भरे पाइन ट्रीज़, एवरग्रीन ट्रीज़ और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे दिखेंगे जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। नीचे देखिए धर्मशाला शहर, कल रात आपको ये झिलमिलाते हुए मैंने दिखाया था। सूरज की मीठी रोशनी में लॉन में टहलना और बातें करना तथा चाय पीना, इसमें मज़ा ही कुछ अलग है। आसमान में हल्के हल्के सफ़ेद बादल भी हैं। इस बंगलो का एक छोटा सा टूर करा देती हूँ। ये वरांडा है जहाँ बैठने के लिए चेयर्स भी रखे हैं और जैसे ही आप अंदर आएंगे आप ड्राइंग कम डाइनिंग में प्रवेश करेंगे और राइट साइड में किचन है। इस वक्त हम बंगलो के सामने रास्ते पर हैं। इस वक्त हम खनियारा यही आशा से आए थे कि शायद पीछे की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो सब बर्फ़ से ढकी मिलेंगी, लेकिन जोगिंदर जी से पता चला कि पिछले 2 महीने से बारिश बिल्कुल ना होने की वजह से अभी तक कोई बर्फ़बारी नहीं हुई है। हम इस रोड से अभी खनियारा मार्केट की तरफ जा रहे हैं। आसपास का वातावरण और इसकी सुंदरता इतनी है कि हम अपनी भाषा में इसका वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ ज़्यादातर जो पेड़ पौधे हैं जैसे कॉनिफेरस ट्रीज़ या एवरग्रीन ट्रीज़, ये ज़्यादातर हाई ऑल्टीट्यूड में ही मिलते हैं। इस वजह से सर्दियों के मौसम में ये एकदम हरे भरे और रिष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। हमारी बाईं तरफ वैली है और वहाँ से एक नदी भी गुज़रती है। यहाँ का नज़ारा, यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल पिक्चर पोस्टकार्ड की तरह ही है। हल्की धूप में स्वच्छ हवा में सांस लेते हुए और इस सुंदर पर्यावरण का आनंद लेते लेते हम धीरे धीरे आगे चलते गए। हम यहाँ पिछले 7-8 साल से आ रहे हैं और यहाँ का परिवर्तन हमें साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ आबादी बढ़ी है, होटल्स, होमस्टेज और कैंप्स भी बढ़े हैं। इस कमर्शियलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ की प्रकृति तथा माहौल पर प्रभाव तो पड़ा ही है। फिर भी कहूँगी कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तथा सिंप्लिसिटी अभी भी बरकरार है। आज खनियारा में पहला दिन है। आलू पराठे के साथ ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट करके हम आज यहीं पर सैर कर रहे हैं। नीचे नदी दिखाई दे रही है। यहाँ पहाड़ के अलग अलग रंग इस तरह आपस में मिल गए हैं जैसे लग रहा है कि किसी ने यहाँ चित्र बनाया हो। लंच के बाद हम दोबारा निकल पड़े और इस बार हम नदी की तरफ जा रहे हैं। आज आसमान में बादल होने की वजह से ठंड बढ़ गई है। चलिए आपको बताते हैं कि इस गांव का नाम खनियारा कैसे पड़ा। खनियारा अर्थात खनी या खान या खदान। यहाँ स्लेट पत्थरों का बहुत खदान है। इस गांव के ज़्यादातर लोग इन्हीं खदानों में काम करके अपना रोज़गार चलाते हैं। इन खदानों में काम करना आसान नहीं, काफ़ी रिस्की है। सुना है कि बहुत लोगों की जान भी गई है। इन स्लेट पत्थरों से टाइल्स या शीट्स बनते हैं जो कि कई घरों के छत में लगाए जाते हैं।
यहाँ के लगभग सभी मकानों के छत में ऐसे स्लेट पत्थरों के टाइल्स या शीट्स लगाए गए हैं। वैली में काफ़ी आबादी बढ़ चुकी है, लेकिन एक बात तो है, इस रास्ते में हम सुकून से चल सकते हैं। यहाँ टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स हमें इतना परेशान नहीं करती हैं। यहाँ काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और ठंडी भी है। पहाड़ों का ये दृश्य मन एकदम मोह लेता है। जो नदी हमारे बंगलों के सामने से जाती है वो हम वहाँ नहीं देख पाते, लेकिन वही नदी यहाँ पहाड़ों से नीचे उतरती हुई साफ दिखाई देती है। इस क्षेत्र का रूप भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी बदल चुका है। पहले ये जगह बिल्कुल वीरान और सुनसान हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ होटल्स, कैंप्स, छोटी छोटी दुकानें बनने की वजह से एकदम अलग ही बन चुकी हैं। जो पुल आप देख रहे हो ये 2 साल पहले ही बनी है। इससे पहले दोनों छोरों के बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं होती थी। उसके पीछे आप हाइडल पावर प्लांट देख रहे हो। ये नदी पहाड़ के ऊपर से आती है। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहता, लेकिन बरसात के मौसम में ये पानी से बिल्कुल भर जाता है। जुलाई 2021 में हम जब यहाँ आए थे तब धर्मशाला में क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से यहाँ की सारी नदियाँ एकदम रौद्र रूप धारण कर चुकी थी। वक्त इस नदी में भी एक बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड आ गया था। हम जहाँ भी जाते हैं हमें ऐसे दोस्त मिल ही जाते हैं। सूर्यास्त के समय पहाड़ का रूप ही बदल गया और चारों तरफ स्वर्णमय हो गया। वापस जाते जाते हम कुदरत का ये अभूतपूर्व चित्रकारी देखते रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चित्रकार ने बादलों को सजाकर उनमें लाल, पीले और सुवर्ण रंगों से भर दिया है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को अनुभव करने के लिए हम कुछ देर रुकने के लिए मजबूर हो गए। आज दूसरे दिन हम धर्मशाला आए हैं। इस वक्त हम धर्मशाला स्काईवे के सामने हैं। ये स्काईवे अर्थात रोपवे धर्मशाला से मैक्लॉयडगंज तक जाती है। यह स्काईवे 1 साल पहले कमीशन की गई है। इसकी वन वे फेयर है ₹480 पर पर्सन और बोथ वे फेयर है ₹700 पर पर्सन। टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और यहाँ काउंटर्स में भी आप टिकट्स परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप सीज़न में आते हैं तो ऑनलाइन टिकट्स बुक करना ही अच्छा होगा ताकि आप लॉन्ग क्यूज़ अवॉइड कर सकें। ये अंदर की एरिया है और यहाँ टिकट काउंटर भी मौजूद है। अंदर जाने से पहले पूरी सिक्योरिटी चेक की जाती है। हर केबिन में 8 आदमी तक बैठ सकते हैं। पैसेंजर लोड तथा पैसेंजर एंट्री मॉनिटर करने के लिए यहाँ रोपवे कर्मचारी भी मौजूद हैं। रोपवे से 360 डिग्री एंगल में पहाड़ तथा वैली दोनों दिखाई पड़ते हैं। इस रोपवे का मज़ा लेने के लिए ही हम खासकर धर्मशाला आए हैं। साथ में कंक्रीट जंगल भी दिखाई पड़ता है। कमर्शियलाइजेशन और कंक्रीटाइजेशन किस तरह से पहाड़ों पर एक नेगेटिव प्रभाव डाल रही है यही पता चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या भी बन चुकी है। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। चारों तरफ धुंध है जिसकी वजह से बहुत साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो देखा उसी से मन भर गया।
धर्मशाला तथा मैक्लॉयडगंज के बीच की दूरी लगभग 15 मिनट में तय की जा सकती है। दोनों जगह में पार्किंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इन मकानों को देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। हमने देखा है कि हिल स्टेशंस में और पहाड़ों में जो मकान होते हैं उनके छत बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, हरे, पीले, नीले, कितने सुंदर लगते हैं देखने में। इससे वातावरण और भी रंगीन हो जाता है। पेड़ पौधे के पत्तियों के रंग भी हरे और पीले के अलग अलग शेड्स हैं। रोपवे का ये एक्सपीरियंस एकदम मन को लुभाने वाला है। ऐसा लग रहा है कि दूर के ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ कितने पास आ गए हैं। अब हम धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान मैक्लॉयडगंज पहुंच रहे थे। हमें लगा कि अभी तो चढ़े, इतनी जल्दी पहुंच गए। मैक्लॉयडगंज का स्टेशन दिखाई दे रहा था और हम धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे थे। ये मैक्लॉयडगंज स्काईवे का एंट्री पॉइंट है। हमने यहीं से एग्ज़िट भी किया है। ये स्टेशन मैक्लॉयडगंज मॉल रोड पर ही बना है और दलाई लामा मोनास्ट्री यहाँ से काफ़ी पास है। यही रास्ता नीचे मोनास्ट्री की तरफ जा रही है। इस रोड के दोनों तरफ कई दुकानें हैं जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की चीज़ें बेच रही हैं। इस वक्त ठंड होने की वजह से तथा ऑफ सीज़न होने की वजह से टूरिस्ट्स ज़्यादा नहीं हैं। इस वजह से हम यहाँ बहुत आराम से चल पा रहे हैं, वरना सीज़न में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि यहाँ चलना ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ की दुकानों में कई तरह के वुलन गारमेंट्स, कैप्स, मफलर्स, शॉल्स वगैरह बेचे जा रहे हैं। कुछ महिलाओं को हमने यहाँ बैठकर कैप्स बुनते हुए भी देखा। इस वक्त हम द पेस्ट्री डेन के सामने हैं। ये मैक्लॉयडगंज का ओल्डेस्ट पेस्ट्री शॉप है, बट ओनली वेजिटेरियन। यह मैक्लॉयडगंज का बहुत ही बिजी कमर्शियल एरिया है।
मैक्लोडगंज में रह घूमते घूमते वहाँ बारिश शुरू हो गई थी। वहाँ हमने लंच किया और हम अब वापस धर्मशाला की ओर स्काईवे से रवाना हो चुके हैं। पहाड़ों में जब बारिश होती है तब हाई ऑल्टीट्यूड्स में यूजुअली स्नोफॉल होता है। अब धर्मशाला में जाकर ही पता चलेगा कि वहाँ भी बूंदाबूंदी हुई है कि नहीं। धर्मशाला में उतरकर अब हम जा रहे हैं खरोटा की ओर। खरोटा खनियारा से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। खनियारा से लगभग 1000 फीट ऊंचा। पहाड़ के ऊपर होने की वजह से वहाँ से पहाड़ों का तथा पूरे वैली का और नदी का एक अद्भुत व्यू मिलता है। धर्मशाला में भी हल्की बारिश हुई है। रास्ते गीले हैं। आसपास की सुंदरता हमेशा कैमरा में कैप्चर नहीं किया जा सकता, बस देखा ही जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। इस खूबसूरती को अपने मन में समेट कर रखना ही अच्छा है। हम खरोटा टॉप में पहुंच चुके हैं। यहाँ से पहाड़ और भी पास नज़र आ रहे हैं। 5-6 साल पहले जब हम यहाँ आया करते थे तो ये जगह बिल्कुल वीरान और सुनसान हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ अनेक दुकानें खुल गई हैं। यहाँ होटल्स भी हो गए हैं। नीचे वैली तथा नदी का दृश्य देखिए। इतना अच्छा नज़ारा काश ही कहीं मिलता होगा। सूर्यास्त का समय है। नदी देखिए कितना साफ दिखाई दे रहा है। आसमान में बादल भी सुनहरे होने लग गए हैं। 180 डिग्री पैनोरामिक व्यू का आनंद लीजिए। यहाँ का रास्ता अभी कंक्रीट बना दिया गया है। पहले ये रास्ता कच्चा तथा पथरीला हुआ करता था। जनवरी फरवरी में स्नोफॉल के समय खरोटा में भी बर्फ पड़ती है। जो नदी आप देख रहे हैं, यही नदी नीचे बहकर हमारे होम स्टे के सामने से भी बहकर जाती है। आज खनियारा में हमारा तीसरा दिन है। आसमान में अचानक काले बादल आ गए हैं और लग रहा है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। तेज ठंडी हवा भी बह रही है। आज तो प्रकृति इतना रंगीन, जिसे कहते हैं नेचर एट इट्स बेस्ट। कोई पेंटर यहाँ आता तो इस दृश्य को ज़रूर अपने कैनवस में कैद कर लेता। ब्रिज के पास एक दुकान है जहाँ मोमो, चाउमीन, थुक्पा, चाय, कॉफ़ी, पराठे वगैरह मिलते हैं। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पर अपना लंच करेंगे। यहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। देवांशु अपना ड्रोन उड़ाने के लिए नीचे उतर गया। हम ब्रिज पर खड़े होकर नदी और आसपास का दृश्य निहारते रहे। कल हम दिल्ली वापस चले जाएंगे और पता नहीं कि फिर से यहाँ आने का मौका मिलेगा भी या नहीं। आज 25 दिसंबर। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। सुबह 6:30 बजे हम दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं।
इस वक्त हम कांगड़ा वैली से जा रहे हैं और हमारे राइट साइड में कांगड़ा फोर्ट दिखाई दे रहा है। यह फोर्ट इंडिया का ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड फोर्ट है। रास्ते में माँ बगलामुखी मंदिर का दर्शन करने के लिए हम रुक गए। यह मंदिर एक सिद्ध पीठ है और यहाँ प्राचीन शिव मंदिर भी है। यहाँ माता हमेशा पीले रंग में सुसज्जित रहती हैं। माता के वस्त्र पीले हैं, फूल भी पीले हैं। यहाँ तक कि जो प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है वो भी पीले रंग का है। यहाँ गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी है। माता के दर्शन के बाद अभी ब्रेकफास्ट हॉल्ट। यहाँ से भी हमें पूरी एरिया का एक बहुत ही अच्छा व्यू मिला। यहाँ बाहर बैठने के लिए भी टेबल्स रखे गए हैं, लेकिन तेज़ हवा चलने की वजह से हमने डिसाइड किया कि हम अंदर ही बैठेंगे। सुबह के 8:30 बजे हैं और हमें काफ़ी दूर भी जाना है। एंट्रेंस पर ये प्यारे जीवों ने हमें वेलकम किया। अंबाला से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। सूर्यास्त का समय भी हो चुका है। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। यह ट्रिप हमारे लिए बहुत ही यादगार बनकर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एक और सुहाना सफ़र लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।